जिंदा है पर मांग रही है जीने की आज़ादी, देव के चुंगल में शहजादी, ये कश्मीर की वादी। आज यौम यकजहती कश्मीर है और एक्सप्रेसो के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरवला हसन। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा होगा। आज का हमारा स्पेशल शो हम पिछले पूरे वीक में आपको बताते आए कि 5 फरवरी को हम कश्मीर के साथ यौम यकजहती मनाएंगे और इसी हवाले से आज का हमारे स्पेशल शो प्लान किया गया है, जिसमें आपको बहुत सारा एसेंस जो है वो कश्मीर का मिलेगा। और आज की जो हमारी एग्जैक्टली और आज की जो हमारी वार्डरोब है, ये आम रवायती वार्डरोब नहीं है जो रोजाना हमें किसी स्पॉन्सर की तरफ से आती है। इनफैक्ट आज की ये जो वार्डरोब है हम दोनों की, इनफैक्ट ये हमें उस कश्मीरी फैमिली ने भेजी और उन्होंने कहा कि अगर आप ये अपनी वार्डरोब इस शो में ये पहनेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और इस दिन से बेहतर क्या दिन हो सकता था कि हम इस वार्डरोब का बिल्कुल। और आपको मालूम है, रोड टू श्रीनगर, हम कश्मीर डे हो या ना हो, एक्सप्रेसो ऑफ एंड ऑन कश्मीर डेज मनाया करता है। हम कश्मीर की बात किया करते हैं। रोड टू श्रीनगर हमारा एक खुसूसी सेगमेंट होता है, लेकिन आज का पूरा शो ही रोड टू श्रीनगर है और इसके मुख्तलिफ स्टॉप्स पे इसकी मुख्तलिफ जगहों से होते चले जाएंगे। कश्मीरी सकाफत की भी बात करेंगे, भारतीय बर्बरियत की भी बात करेंगे, आज़ादी कश्मीर के सियासी पहलुओं को भी डिस्कस करेंगे। सभी कुछ होगा हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस प्रोग्राम को रोड टू श्रीनगर। जैसे कि हमने आपको बताया, दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। हर साल यौम यकजहती कश्मीर इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जाता है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम की दिलेराना जद्दोजहद कानूनी, आइनी और हर इखलाकी सतह पर पाकिस्तान उनका साथ दिया जाए। पाकिस्तान उनका साथ दे रहा है। ताहम 5 अगस्त 2019 के बाद हम अगर बात करें तो इस दिन की अहमियत मोदी सरकार की बर्बरियत के बाद ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई तब्दीली और लॉकडाउन से और बढ़ गई है। इस दिन की अहमियत पाकिस्तान के तौले अर्ज में सियासी और मजहबी जमातों की तरफ से जल्द से जुलूस हों, रैलियां हों, निकाली जा रही हैं और सरकारी सतह पर भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। कश्मीरी 7 दहाइयों से आज़ादी की जंग लड़े और इस मकसद के लिए लाखों जानें कुर्बान की गई हैं। लेकिन मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में पिछले 6 सालों से बर्बरियत और दरिंदगी की इंतहा कर दी है। 5 अगस्त को मकबूजा वादी की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील की गई और इसके बाद पूरी वादी में लॉकडाउन लगाकर 90 लाख कश्मीरियों को कैद कर दिया गया। बिल्कुल। और इन 90 लाख कश्मीरियों के ऊपर तकरीबन 10 लाख तक भारतीय फौज मौजूद है, जो बिलवास्ता या बिलावास्ता सर्वेलेंस रखे हुए है, कब्जा रखे हुए है। यानी कि तकरीबन हर 8 से 9 कश्मीरियों के ऊपर एक आर्म्ड फौजी तैनात है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। खवातीन की इज्जतें तार तार की जा रही हैं। मोदी सरकार ने आबादी का तनासुब बदलने के लिए घिनौने मंसूबे बनाए हैं, कुछ पर तो अमल भी शुरू कर लिया है। हम अगर मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने की के हवाले से बात करें तो मोदी सरकार कोशिश कर रही है। इस वक्त कश्मीर के हवाले से आपको बताएं तो 3 हिस्सों पर कश्मीर की वादी मुश्तमिल है, जिसमें 58% लद्दाख, 26% जम्मू और 16% कश्मीर है। जबकि इस आबादी का मजमूई तौर पर 68% मुसलमानों पर मुश्तमिल है और 28% इसमें हिंदू मौजूद हैं। ताहम मौजूदा नए कवानीन के मुताबिक हिंदुत्वा सरकार ये कोशिश कर रही है कि आबादी के तनासुब को बदला जाए, हिंदुओं को अक्सरियत, मुसलमानों को अकलियत में लेके आ जाए और फिर शायद उसके बाद इस्तिस्वाब राय कराया जाए और दुनिया को बताया जाए कि कश्मीर तो भारत के साथ रहना चाहता है। इसके साथ साथ जो सेंसस है, मरदमशुमारी है, 2020 से डिले करके 2021 से उसको 2026 तक ले जाया गया है, जो कि जिनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफवर्जी। और इस घिनौने मंसूबे पर भारत के अंदरूनी और बैरूनी सतह पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज के दिन के हवाले से हमारे साथ बहुत रिलेटेड शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात भी करेंगे। लेकिन आज का हम स्पेशल शो, चूंकि जिस तरह से हमने कहा कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स की शक्ल में, चाहे वो कश्मीर का कल्चर हो, कश्मीर के हवाले से जो भी उसकी एक पॉजिटिव साइड आज हम दुनिया आएंगे। नो डाउट हम भारत का जिक्र हमेशा करते हैं कि भारत ने जो जुल्म सितम की वहां इंतहा कर रखी है मकबूजा वादी में, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी पॉजिटिव साइड्स भी हैं जिनको आज के शो में हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से रोड टू श्रीनगर व्हेन इट कम्स टू कल्चर, व्हेन इट कम्स टू सिविलाइजेशन, सकाफत की बात करते हैं तो कश्मीर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। हम ऑफ एंड ऑन इस पे बात करते ही रहते हैं और शुरू में भी हमने जिस तरह के मलबूसात का जिक्र किया, मुख्तलिफ जगह हम आपको दिखाते हैं कश्मीर की, वो अपनी मिसाल आप है। टूरिज्म के हवाले से इतना पोटेंशियल शायद कश्मीर में है, दुनिया भर में किसी जगह का नहीं होगा। और मैं चूंकि एक बार फिर उस ग्रैंड प्लान का जिक्र कर रहा था जो कि 2019 में मोदी सरकार ने जिसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, अब भी उस पर गाहे गाहे अमल करने का सिलसिला जारी है, जिसमें मुख्तलिफ हिंदू पंडितों को, जिनकी तादाद तकरीबन 6 लाख बताई जाती है, इसराइल की तर्ज के ऊपर वहाँ पे उनकी कॉलोनीज बनानी हो, उनको डोमिसाइल्स जारी करने हो, वहाँ पे मुख्तलिफ रिटायर्ड फौजी, कोई 10,000 के करीब रिटायर्ड फौजियों को डोमिसाइल्स और
रेजिडेंस जारी करनी है, और फिर उसके अलावा मुख्तलिफ जो निजी कंपनीज हैं वहाँ पे, इससे पहले चूंकि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था वादी का, तो कंपनीज को अलाउड नहीं था कि वो वहाँ पे मिल्कियती ज़मीन ले सकते हैं, ये ज़मीन खरीद सकते हैं, ये सिर्फ कश्मीरियों का राइट था। लेकिन अब भारत सरकार ने ये भी वहाँ पे अलाउ कर दिया है, और उसके बाद वहाँ पे जो ज़मीनें हैं उनका भी इंतकाल का अमल शुरू कर दिया गया है। जबकि यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे अब भी सिर्फ कश्मीरी ही प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनको ये सहूलत हासिल नहीं है। यानी कि पाकिस्तान ने स्पेशल स्टेटस एज पर यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस रखा है कश्मीर का, लेकिन भारत इसको भूल गया और भारत ने उसको एनेक्स करने की कोशिश की है। लेकिन हमारे आर्मी चीफ ने कहा था कि हमने तो कभी 370 आर्टिकल को माना ही नहीं, पाकिस्तान के लिए उसकी हैसियत ही नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत माने या ना माने। और जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, भारत को इस पर अमल करना होगा, बिल्कुल अमल करना होगा। और आज का दिन जो है बेसिकली हम सब पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कि हमें कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती करना है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इसको उजागर करना है। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब से आई है, इमरान खान साहब खुद भी बहुत खुलकर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी बहुत खुलकर इस हवाले से पूरी दुनिया में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स से आवाज़ उठा रहे हैं कश्मीरियों के हक़ में। और आज हमने भी एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से बेड़ा उठाया कि हम भी इस थोड़ी सी एफर्ट अपनी शो करें ताकि जो जुल्म सितम कश्मीरियों पे किया जा रहा है भारत की जानिब से, उसको पूरी दुनिया के सामने लाया जाए, चाहे वो किसी भी शक्ल में है। जिस तरह से हमने आपको अपने इंट्रो में भी बताया कि जिस तरह से भारत वहाँ पर दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है, चाहे वो ख़वातीन के साथ हो, नौजवानों के साथ हो, उस सबको बेनकाब करना ज़रूरी है। और हम इस बात पर हैरान है कि अभी तक जो वहाँ पर दरिंदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, आलमी दुनिया इस पर क्यों खामोश बैठी है और अभी तक इस हवाले से नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा है? बिल्कुल। और तकरीबन 90 लाख कश्मीरियों के ऊपर कर्फ्यू लगाया गया है। इस वक्त की सूरत हाल आपको बताएं तो पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफिज है। हमने आपको बताया तकरीबन 1 मिलियन इंडियन फोर्सेस इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने एक जेल के अंदर, एक मिनी जेल के अंदर तब्दील कर रखा है। और शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा जेल है इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की सूरत में मौजूद है। लोगों को न सिर्फ खाने पीने की अशिया के हवाले से मुश्किलात हैं, बल्कि आपको ये भी याद होगा कि जब कोविड-19 नया आया था तो कश्मीरियों पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो बाइस बन रहे हैं कोविड के फैलाने का, और बहुत से कश्मीरियों को जो मुख्तलिफ अद्वियात हैं उन तक भी रसाई नहीं दी गई, खाने पीने की अशिया तक रसाई नहीं दी गई। और इस मौके पर सिर्फ वही लीडरशिप नहीं जो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, बल्कि वो लीडरशिप जो एक टाइम पे कठपुतली रही है भारतीय हुकूमत की, उसको भी नज़रबंद कर दिया गया था। फारूक अब्दुल्ला टाइप के जो लोग थे उनको भी नज़रबंद कर दिया गया था, जो कठपुतली वज़ीर आला रहे कश्मीर के, और फिर उन्होंने भी अब आके आवाज़ उठाई कि जो हमने इससे पहले फैसला किया वो गलत था। भारत की हुकूमत एक इंतहा पसंद हुकूमत है, एक हिंदू परस्त हुकूमत है, और उसने हमेशा कश्मीरियों के मामले में भी, फिर भारत के अंदर मुसलमानों के मामले में भी, और अब जो सिख किसान हैं उनके मामले में भी इस चीज़ का सबूत दिया है। अच्छा जी, चूंकि हमने मीर के हवाले से हमने बहुत सारी बातें तो की हैं, लेकिन अब हमने आपको इसकी पॉजिटिव साइड भी दिखानी है। इस जन्नत नज़ीर वादी के बारे में हम आपको बहुत कुछ बताएंगे सेगमेंट रूट टू श्रीनगर। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये श्रीनगर के कुछ मनाजिर हैं। ये पहली दफ़ा नहीं दिखा रहे, हम आपको दिखाते रहते हैं। श्रीनगर तो हमारे दिल के बहुत करीब है, उतना ही हमारे दिल के करीब है जितना इस्लामाबाद हमारे दिल के करीब है, या पाकिस्तान का कोई भी शहर। कश्मीर के बारे में किसी ने कहा था, किसी ने पूछा कि कश्मीर क्या है, तो कहना ज़मुर्द का एक बड़ा सा बेदवी प्याला है जो आसमान के गुंबद पर एक आंख की तरह, एक रोशन सितारे की तरह चमकता है। ये चटियल पहाड़ काले काले द्यों हैं जो उस गंजे गिरा नुमाया की हिफाजत कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर जिस पर भारत का नाजायज़ कब्जा है, पाकिस्तान की शहरक की हैसियत रखता है। अपने हुस्न और दिलकशी के हवाले से आपको बताएं तो इसका कोई सानी नहीं है। मकबूजा कश्मीर के बेशुमार खूबसूरत मकामात हों, मीठे पानी के चश्मे हों, खूबसूरत नदियाँ हों, आबशारें हों, सरसब जो शादाब पहाड़ों, बड़े बड़े ग्लेशियर्स इसे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से जो कहने दीगर हिस्सों से मुमताज़ बनाते हैं। औरतें गाँव के कुएँ या चश्मे पर पानी भरती हैं तो पहाड़ी की धुन में कोई गीत छेड़ देती हैं, और जिसके साथ मीठे बोल जो है कश्मीरी इस गीतों के वो दिल में उतरते हैं। अच्छा, ये आपने देखा ये मनाजिर दो किस्म के, एक जाने बर्फबारी, बर्फ से ढके पहाड़, दूसरी जाने पानी, बादल, हवा। क्या खूबसूरत जगह ये, दुनिया के माथे का झूमर है कश्मीर, और पाकिस्तान की शहरक तो है ही। यहाँ से हम अगर इसकी वादियों की बात करें, इसके नज़ारों की बात करें, दुनिया भर में यकता है। कोई चरवाहा कहीं बकरियां चराते चराते थक जाता है तो किसी दरख्त की छांव तले बैठ के बांसुरी पर डोगरी की ताने उड़ाता है। सर्द हवाएं चलती हैं और जोर की बर्फ पड़ती है। कुदरत की दरिया दिली ने इस ज़मीन में जगह जगह लालाजार उगाए और गुलो यास्मीन के चमन खिलाए हैं। सर्द मौसम में यहाँ की चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं और घरों की छतों पर
बर्फ के गुंबद बन जाते हैं जो सयाहों को खूब महसूस करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि किस तरह सियाहत के दिलदादा लोग आइस स्केटिंग करते नजर आते हैं और इस कुदरत के इन हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप घरों को इग्लू की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। घर के बाहर से जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो अभी आप देखें स्याह है वो किस तरह से आइस स्केटिंग को एंजॉय कर रहे हैं। और जब हम घरों की बात करें, इन खूबसूरत मनाजिर की बात करें, तो इनका वाकई दुनिया में इमरान कोई सानी नहीं। बिल्कुल, और बर्फबारी की सूरत में खिड़की से बाहर आसमान से गिरते बर्फ के सफेद मोती देखते देखते लोगों की आंखों में जन्नत का सा नज़ारा पेश करते हैं। मकबूजा कश्मीर के रास्ते के हवाले से हम अगर बात करें तो यहाँ आने वाले सभी सयाहों को ये सभी खूबसूरत रास्ते खुशामदीद कहते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि दहशतगर्द भारत ने नाजायज कब्जे के बाद अब कश्मीर की वादी में जहां कभी मीठा पानी बहा करता था, अब पानी के बजाय हर जानिब खून बहता नजर आता है। पहले तो वहाँ सुरीले नगमों की सदाएं गूंजती थी, मगर अब वहाँ पर लोगों की चीखों पुकार सुनाई देती है। हम सबको वहाँ पर पहले दरख्त ही दरख्त नजर आते थे, मगर अब वहाँ दूर दूर तक आग से जलते मकान दिखाई देते हैं। हम सबको मुत्तहिद होकर कश्मीर की आज़ादी तक अपने अपने हिस्से की शमा जलानी है। इन कश्मीरियों के लिए कोशिशें करनी है जो दीवाने होकर पाकिस्तान के परचम को लहराते हैं, जिस्म पर ओढ़ते हैं और भारतीय मजालिम का मुकाबला करते हैं। हम इस अज़्म की तजदीद के साथ के कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान कभी भी कश्मीरियों का साथ नहीं छोड़ेगा। हम उनकी सियासी, इखलाकी और हर किस्म की इमदाद जो भी हम कर सकते हैं वो जारी रखेंगे, और इस अज़्म के साथ भी कि भारत से एक दिन भारतीय तसल्लुत से कश्मीर को आज़ाद कराया जाएगा। कश्मीर आज़ाद होगा, और आज़ाद भी ऐसे जैसे कश्मीरी चाहते हैं इंशाअल्लाह। इस अज़्म की तजदीद के साथ आज का दिन मना रहे हैं, और बिलाशुबा हम भारत से कहते रहेंगे कि इंडिया जा कश्मीर से निकल जा। इंशाअल्लाह इस पे कोशिश भी जारी रहेगी, इस पे बात भी जारी रहेगी। आप भी अपना हिस्सा मिलाते रहिए। आज रोड टू श्रीनगर में बहुत कुछ है, हमारे साथ रहिए। You're watching Expresso कश्मीर स्पेशल रोड टू श्रीनगर, और इस वक्त हमारे साथ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। आज के दिन की मुनासबत से सबसे अहम शख्सियत जो पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर भी बात करेंगे, और इस वक्त पाकिस्तान सिफारती सतह पर कौन सी कोशिशों में मसरूफ़ है, इस पर भी हम शाह साहब से बात करेंगे तफसीलन। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बीइंग पाकिस्तानी, हम सब के लिए आज का दिन बहुत अहम है, चूँकि कश्मीर हमारे दिल के बहुत करीब है। सिफारती सतह पर इस वक्त हम कश्मीर के मकसद को लेकर खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद क्या कर रहे हैं, और हमारा मिशन क्या है आने वाले वक्त को लेकर, किस हद तक हमने इस तहरीक को मजीद रंग देना है, पाकिस्तान क्या कर रहा है इसके लिए? शाह साहब, देखिए, हमारी ये कोशिश थी कि 5 अगस्त 2019 के जो यकतरफा और गैर कानूनी और फोर्स जिनीवा कन्वेंशन के खिलाफ जो हिंदुस्तान ने इक़दाम उठाए, उस पर हम हिंदुस्तान को दुनिया में बेनकाब करें। और आज मुझे ये कौम के साथ ये शेयर करते हुए, कौम से ये बताते हुए मुझे वो सरत महसूस हो रही है कि आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया। आज पूरी दुनिया जान रही है, और हिंदुस्तान के अंदर भी, मकबूजा कश्मीर के अंदर भी, जितना कश्मीरी आज लाताल्लुक है दिल्ली की सरकार से, माजी में कभी इतना ना था। आज हिंदुस्तान पर जितनी उंगलियां उठ रही हैं, जो वहाँ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है, लोगों पर जबर और जुल्म कर रहा है, इतनी माजी में कभी नहीं उठी। आज वेस्टर्न मीडिया जितनी तनकीद हिंदुस्तान की हिकमत अमली और पॉलिसी, नाकाम पॉलिसी पर कर रहा है, इतनी कभी नहीं हुई। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये एक पैगाम है कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तानी कौम का, कि हम आपके साथ खड़े हैं, और आपकी आवाज तो ये दबा सकते हैं और वक्ती तौर पर दबा सकते हैं, लेकिन हर पाकिस्तानी आज आपके साथ हम कलाम है। बेशक बेशक। शाह साहब, पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से बात करें तो दुनिया भर में मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय मजालिम हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। हालिया दिनों में हमने देखा कि बरतानवी पार्लियामेंट में भी एक बहस हुई, और इस हवाले से हुकूमत मजीद क्या करेगी कि अमेरिकन कांग्रेस में भी कश्मीर जैसे इशू को हाईलाइट किया जाए, इस पर भी कोई डिबेट हो और इस पर भी मसले को उठाया जाए? देखिए, हमारी कोशिश थी, इस मसले को हिंदुस्तान ने दबा रखा था, और हिंदुस्तान में जो हक के खुद इरादियत की जो तहरीक है मकबूजा कश्मीर में, उसको दहशतगर्दी से तशबीह दे दी थी। हमारी ये कोशिश थी, और उसमें हमें कामयाबी हुई है कि दुनिया को बताएं कि ये दहशतगर्द नहीं है,
یہ اپنے حق کی آواز بلند کر رہے ہیں جو بین الاقوامی کمیونٹی نے ان سے وعدہ کیا، وہ اس وعدے کی ایفا کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کی بات پر توجہ دو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مختلف دارالخلافوں میں جو کشمیری ہیں انہوں نے احتجاج کیا، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے زبردست اور منظم مظاہرے پہلے نہیں ہوئے جو 20 میں اور اب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ، ابھی آپ نے ذکر کیا برطانیہ کی پارلیمنٹ کا، میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا یورپین یونین کی پارلیمنٹ کی طرف، میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا یو ایس کانگریس کی طرف، جہاں بہت سے سینیٹرز آج کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا جو بیانیہ ہے وہ درست نہیں ہے، ہماری اپنی مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں انسانی حقوق کو بڑی بے دردی سے پامال کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بیانیہ بدل رہا ہے، ہندوستان بے نقاب ہو رہا ہے، اور ای یو ڈس انفو لیب کی جو انکشافات ہیں اس نے جو رہی صحیح تھی اس کی بھی کھلائی کھول دی۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہندوستان مختلف قسم کے ملٹیپل گراؤنڈز کے اوپر مشکلات کا شکار ہمیں شاہ صاحب نظر آتا ہے۔ ایکسٹرنل ہم کرتے ہیں تو چین جیسے ملک سے، پاکستان سے تو سرحدی تنازع رہتا ہی ہے، اس کا دہشت گردی کرتا رہتا ہے، لیکن چین کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کشمیر کے ہم آرٹیکل 370 35A کی بات کر رہے ہیں، ہم سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی بات کریں تو کئی تقریباً 24 کروڑ مسلمان وہاں پہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پھر فارمرز ایکٹ کے تحت اس وقت دلی کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، وہاں پہ کوئی سرگرمی نہیں ہو پا رہی، یوم جمہوریہ نہیں ہوا۔ یہ بھارت کو کس جانب لے کے جائے گی ساری صورتحال، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے اس وقت دلی میں جو سرکار ہے ان کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جو ہندوستان کا پہلا جو ایک انٹرنیشنل امیج تھا نا، وہ ایک ڈیموکریٹک انڈیا، ایک سیکولر انڈیا، ایک ٹالرنٹ انڈیا، اس کو بگاڑ دیا ہے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک ایسی رجیم مسلط ہے جن کی سوچ ہندوتوا سوچ ہے، سیکولر نہیں ہے، ڈیموکریٹک نہیں ہے، فیشسٹ اپروچ ہے۔ جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں دنیا کے انٹرنیشنل جو نامور لوگ ہیں، جو ہے اپنا سنگرز ہیں، ایتھلیٹس ہیں، وہ جو کسانوں کا احتجاج ہو رہا ہے اس پر ٹویٹ کر رہے ہیں، اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کینیڈا میں آج احتجاج ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں احتجاج ہو رہا ہے، امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا رویہ اپنائیت کا ہے۔ ہم نے کرتارپور جو کوریڈور کھولا، ہم نے اپنا حق کی بات کی، ہم نے کہا آپ دور سے درشن کرتے آئیے اور کرتارپور صاحب پر آ کر اپنا ماتھا ٹیکیں، ہم آپ کے لیے راستہ کھولتے ہیں۔ انہوں نے راستے بند کیے، انہوں نے وہاں مسجدوں کو تالے لگائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ سری نگر میں، آج کیا وہ سری نگر کی جامعہ مسجد کو کھولیں گے؟ کیا آج وہاں نماز کی اجازت دیں گے؟ بالکل صحیح ہے۔ عمران خان صاحب کی بڑی اگریسو پالیسی رہی ہے کشمیر کی جانب، خاص طور پہ کشمیر کے اندر موجود لاک ڈاؤن کو لے کر، اور عمران خان صاحب بینگ پرائم منسٹر بھی اس سے پہلے بھی بہت ووکل رہے ہیں کشمیریوں کے حوالے سے۔ اس طور پہ کووڈ سے پہلے ہمارا ایک بڑا اچھا مومنٹم شاہ صاحب بن گیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی، ہم نہ صرف احتجاج کر رہے تھے بلکہ مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جا رہے تھے۔ اب کشمیری لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ پاکستان ان کا واحد سہارا ہے سفارتی محاذ کے اوپر جو کہ ان کی جنگ کو لڑ رہا ہے، تو ہمیں آؤٹ آف دا باکس کچھ کرنا پڑے گا۔ چونکہ سفارتی کوششیں ہم نے بہت کر لی، کیا آپ کو بطور وزیر خارجہ کچھ آؤٹ آف دا باکس آپشن سمجھ آتے ہیں جن کے لیے پاکستان جا سکتا ہے؟ اب چونکہ کووڈ از اوور، پاکستان کیا کرے کہ مزید امپیکٹ فل ہو یہ ساری کنٹریبیوشن ہماری؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی کووڈ از یٹ ناٹ اوور۔ آپ یورپ کی کیفیت دیکھیں، آپ امریکہ کی کیفیت دیکھیں، آج بھی وہاں یہ مسئلہ چوں کا توں ہے اور خاصا سنجیدہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ اگر ہم فزیکل ملاقات نہیں کر سکتے تو ورچوئل کانفرنسز کی۔ کل میں نے برطانیہ کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا، ایک ویبینار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف انگیجمنٹس کی ہیں، مختلف وزرائے خارجہ کے ساتھ جو ہے ٹیلی فونک کانورسیشنز کی ہیں، خط و کتابت کی ہے، اپنا نقطہ نظر تاریخی طور پر بھی اور حقائق کو جسے کہتے ہیں نا تاریخ کے لیے نوٹ کروانے کے لیے لکھ کر لوگوں کو پیش کی ہیں، اقوام متحدہ کو پیش کی ہیں، سلامتی کونسل کو پیش کی ہیں، اور یہ چیزیں
बाहर आ रही हैं। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, आज चीजें दबाना चाहें भी तो उस अंदाज में नहीं दबा सकते। शाह साहब, उन्होंने तो आपने देखा कि ब्लैकआउट किया हुआ है ना, कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है वहाँ। ठीक है शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और इस आम मौजू पे हमसे बात की। हमने फौरी ब्रेक लेनी है, सिलसिला जारी है, बात कश्मीर की हो रही है, होती रहेगी, आप हमारे साथ रहिए। सलाम है हमारा तमाम उन कश्मीरियों को जो कि कई दिहाइयों से भारतीय मजालिम सह रहे हैं, लेकिन मरते हैं या जीते हैं बात एक ही करते हैं और वो है आज़ादी की। आज 10 बजे मुल्क भर में सायरन भी बजाए जाएंगे, 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी और कोहाला पुल पर रिवायती तौर पर जो इंसानी हाथों की जंजीर है वो भी बनाई जाएगी। सदर आरिफ अलवी रैली की क़यादत भी करेंगे और वज़ीर आज़म कोटली के अंदर आज एक जलसे आपसे खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान हर लिहाज से, जैसा कि हमने कहा, कश्मीरियों के साथ खड़ा, और इसी मौके पर हमने भी कोशिश की है कि हम इस हवाले से इंतहाई अहम शख्सियत से बात करें और कश्मीर के अंदर जो भारतीय मजालिम है उनकी हम बात करें और उनका जिक्र करें। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त हैं सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान साहब, उनको हम एक्सप्रेसो में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। हम बात करें 5 फरवरी के हवाले से, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया जाता है, और जब हम बात करें भारतीय मुजालिम और उनकी जद्दोजहद जो आज़ादी के लिए कर रहे हैं, दुनिया भर में उसको उजागर किया जाना भी इस दिन का पर्पज़ है। इस दिन को आलमी सतह पर कश्मीरियों के लिए कितना हम कह लें मुफीद है ये, और इसकी अफादियत क्या है, इस दिन के हवाले से कुछ कहिएगा। ये दिन यौम यकजहती कश्मीर एक आलमी दिन बन चुका है, एक बैनुल अक़वामी दिन बन चुका है, और हिंदुस्तान ये प्रोपेगेंडा करता है कि कश्मीरी तन्हा हैं, उनकी मदद को कोई नहीं आएगा, लेकिन पूरा पाकिस्तान, पूरा आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में लोग जो हैं पाकिस्तानी और कश्मीरी और उनके हमनवा और हलीफ और उनके दोस्त और उनके जो आज़ादी पसंद लोग हैं, वो सारे के सारे आज के दिन मुजाहरे करते हैं, मुज़ाकरे करते हैं, मुबाहसे करते हैं और श्रीनगर को ये पैगाम भेजते हैं और अहले जम्मू कश्मीर, बिलखसूस अहले मकबूजा जम्मू कश्मीर को ये पैगाम देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप तन्हा नहीं हैं। हिंदुस्तान की साम्राज्यत के बावजूद, हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के बावजूद हम आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए जद्दोजहद करते रहे। ठीक है सर साहब, वैसे तो कश्मीरियों के ऊपर हमने कहा कई दिहाइयों से ये जुल्म सितम हो रहे हैं, गुज़िश्ता 73 सालों से ये सिलसिला जारी है, लेकिन हम 5 अगस्त 2019 की अगर बात करें तो इससे ख़ास तौर पे भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम की इंतहा कर दी और इस पर आलमी बेहिसी भी काबिल दीद है। अभी तक कोई नोटिस आलमी बरादरी ने नहीं लिया, इस बेहिसी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले ये देखना पड़ेगा कि आलमी ताकतों से हमारी क्या मुराद है। जो हुक्मरान तबका है उसने तो ज़बान नहीं खोली, उसने तो हिंदुस्तान की मजम्मत खुलकर नहीं की, सिवाय जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो चीन हुआ, तुर्की, मलेशिया, ईरान, सऊदी अरब, चंद मगरबी ममालिक। लेकिन मिसाल के तौर पर जो अमेरिका है या जो मगरबी ममालिक हैं, उन्होंने बड़े नपे तुले बयान दिए हैं, अगर दिए भी हैं, और उसमें जो है वो हिंदुस्तान को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो यकीनन हमारा उनसे शिकवा है। सलामती काउंसिल जो है वो देख रही है कि सूरत हाल क्या है, 5 अगस्त 2019 से अब तक क्या सूरत हाल बिगड़ रही है, और पाकिस्तान ये मुकदमा उठाकर दोबारा ले गया है बड़ी कामयाबी के साथ, 50 साल के वक्फे के बाद जो है इसे दोबारा सलामती काउंसिल में ले गया है। लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ सलामती काउंसिल में किसी किस्म की कोई तहरीक नहीं हुई, या अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गाहे बगाहे ये कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर की वजह से तसादम हो गया, जंग हो गई, तो इसके बड़े हौलनाक नताइज होंगे। इससे आगे वो नहीं बढ़ रहे हैं, कश्मीरियों के हुकूक के लिए वो आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं, या ये नहीं कह रहे कि जी हमारी आंखों के सामने कश्मीरियों को मारा जा रहा है और उन्हें ये कह देना चाहिए, उन्हें ये गवाही देनी चाहिए, मतलब अक़वाम मुत्तहिदा है या वाशिंगटन DC है, उनकी जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो बहुत तेज़ तरार हैं, बहुत चौकन्नी हैं, उनकी तो हज़ारों लाखों आँखें हैं, वो बता नहीं सकते कि जम्मू और कश्मीर में मकबूजा इलाके में कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई मुट्ठी भर वहाँ जो है मज़ाहमत करने वाले नौजवान हैं, ना उनके पास असला, ना तरबियत, और 9 लाख की फ़ौज जो है, जो दहशतगर्द फ़ौज है, उनको मार रही है। क्या ये दुनिया को नहीं इल्म? उनको इल्म है। असल अलमिया ये है कि इसके बावजूद वो खामोश है। मसूद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से बात करें तो उनकी मुसलसल कोशिशों से अब आलमी सतह पर भारत के जो खिलाफ है वो आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं। हमने पहले भी रेफरेंस दिया कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने भी मकबूजा वादी में जो ये जुल्म सितम किया जा रहा है उसका नोटिस लिया है। अब हम आलमी सतह पर अगर बात करें तो भारत के खिलाफ जो आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं, इसको हम पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी देखते हैं? जो
پاکستان کی ریاست نے کوششیں کی ہیں اس کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جموں و کشمیر کے لوگوں کی طرف سے. یعنی 5 اگست 2019 کے بعد بالخصوص جو کوششیں کی گئی ہیں جنرل اسمبلی میں, سلامتی کونسل میں, اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کونسل میں یا باقی پارلیمنٹس کے ساتھ جو محنت کی گئی ہے, جس قسم کی بھی آؤٹ ریچ ہوئی ہے, تو اس کے لیے میں پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سری نگر سے لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں, مظفر آباد سے کرتے ہیں. تو یہ ان کے اقدامات جو ہے کامیاب بھی ہوئے ہیں اور ابھی کوشش جاری ہے. یعنی میں پوری ریاست کی بات کر رہا ہوں. یعنی اسے جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سارے کے سارے جو ہماری نہ صرف سیاسی قوتیں شامل ہیں, سیاسی جماعتیں شامل ہیں, بلکہ ہر فرد شامل ہے, کیونکہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور اس حصے میں آگ لگی ہوئی ہے, اس حصے میں ظلم ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو پاکستان کی کامیابیاں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی وہ 2 محاذ ہیں. ایک یہ کہ ہندوستان جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہندوؤں کو لا کر ہندوستان سے مقبوضہ علاقے میں آباد کر رہا ہے, کیونکہ اس نے آرٹیکل 35A جو ہے وہ منسوخ کر دیا تھا, اور اس کے بعد وہاں لوگوں کو برے طریقے سے مار بھی رہا ہے, اور 20 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ آباد کر چکے ہیں. 50 لاکھ اور لانا چاہتے تاکہ آبادی کا تناسب تبدیل ہو اور یہ قصہ ہی ختم ہو جائے. اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں, لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی ایسی حکمت عملی نہیں ہے جس کے ذریعے اس عمل کو رکوایا جائے. تو ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک منظرنامہ ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہم ان حکومتوں کو جن کو فیصلے کرنے چاہیے, جن کو ہندوستان کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے, جن میں ہندوستان کے اوپر معاشی پابندیاں عائد کرنی چاہیے, یا جن کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے بین الاقوامی قانون کے مطابق اور بین الاقوامی عدالتی نظام کے مطابق, ان کو ہم ابھی تک قائل نہیں کر سکے ہیں. ان کے ساتھ مکالمہ ہمارا جاری ہے اور اسے تیز تر کرنا چاہیے, اسے زیادہ مؤثر صدر بنانا آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس اہم موقع پہ بڑی اہم باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. یقینی طور پہ اس میں جو حکمت عملی ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ دنیا کو باور کرایا جائے اور اب دنیا کا ضمیر بھی جاگے اور دنیا آ کے دیکھے کہ کیا جس طرح کا ماحول آزاد کشمیر میں ہے ویسے ہی مقبوضہ کشمیر میں ہے. تو جواب ہے نہیں. اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے, بہت کچھ ہے ہمارے پاس اور بھی آپ کو دکھانے کے لیے. کیپ واچنگ ایکسپریسو. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. آج روڈ ٹو سری نگر میں ہمارا جو اسپیشل سیگمنٹ ہے مائنڈ میٹرز, وہ بھی اسی حوالے سے ہے, جس میں ہم بات کرنے والے ہیں کشمیر کو لے کر, اور وہاں پر جو بچے وہاں پر جس سچویشن میں رہ رہے ہیں ان کی سائیکی پہ کس طرح سے یہ اثر انداز ہو رہا ہے ماحول, اس پر وقار احمد ملک مائنڈ میٹرز میں ہمیں روڈ ٹو سری نگر کے حوالے سے کچھ بتانے والے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے کشمیر. کشمیر پر جو ظلم و بربریت کا ایک سلسلہ ہے, ایک طویل سلسلہ ہے جو بھارت کی طرف سے جاری ہے, اور اس کے جو نتائج ہیں, اس کے ظلم کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں نفسیاتی امراض کی شکل میں جا بجا کشمیر میں نظر آتے ہیں. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ آبجیکٹیو سٹڈیز ہیں انٹرنیشنل لیول کی, بین الاقوامی سطح کی ایسے بہت ساری سٹڈیز ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ وہاں پہ جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور میرے ساتھ اس وقت خبیب کیانی صاحب ہیں جو کہ ماہر نفسیات ہیں. بہت شکریہ سر, دوبارہ اپنے ٹائم دیا. خبیب صاحب یہ بتائیے کہ جو ایک فضا ہوتی ہے, ایسی فضا جس میں ہر طرف خوف ہی خوف ہو, آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے بچوں کو بھی واچ کیا جا رہا ہے, آپ کو بھی واچ کیا جا رہا ہے, اور پھر آپ کے آس پاس جو کیجولیٹیز ہیں, مسنگ پرسنز ہیں, ایک اتنی خوف والی فضا میں تو بہت سارے نفسیاتی امراض بالکل یہ ایک نارمل بات ہوگی وہاں پہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ لمبے عرصے تک خوف جو ہے ایک ایسا آپ کے یہ کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے ہماری باڈی کے اندر جو ریسورسز ہیں سائیکولوجیکل بھی اور فزیکل بھی وہ محدود ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ خوف کے اندر رہیں لگاتار اور اس کے بعد آپ کی باڈی جو ہے وہ نارمل رہے, آپ کی سائیکالوجی بھی نارمل رہے. اگر آپ کو خوف کی جتنے آپ کے وسائل ہیں اس سے زیادہ عرصے کے لیے خوف کے اندر رکھا جائے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ بھی فیل کرنا شروع جملہ کہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ٹوٹ سکتے ہیں. بالکل, آپ جسمانی طور پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور آپ ذہنی طور پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اور بہت سارے جذباتی مسائل اور بہت سارے آپ کہیے کہ جو ایک ہیومن سائیکالوجی کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کھل کر اپنا اظہار کر سکے, وہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ ہالٹ ہو جاتا ہے, اور آپ ہر وقت جو ہے وہ جو فائٹ اور فلائٹ موڈ جو ہے اس کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں, وچ از ویری ٹیریبل. اگر آپ لگاتار اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میں سیف بھی ہوں یا نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیفٹی سے اوپر کی نیڈز ہیں آپ کی
उनके बारे में आप कभी भी नहीं सोच रहे। और जो सेफ्टी की नीड है इसके बारे में लगातार सोचना, आप बिल्कुल वहां पे चले गए जहां पे पहले वाले इंसान रहा करते थे। Exactly. ये बहुत खतरनाक जोन है जहाँ पे बड़े अरसे से, लंबे अरसे से वादी के अंदर जो लोगों को रखा गया है। और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो लोग हैं उनकी तकालीफ को मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल स्टडीज़ भी जो हैं वो वैलिडेट कर रही हैं कि ऐसा है कि वहाँ पर लोग बहुत सारी नफसियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारी स्टडीज़ हमें बताती हैं कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या खास वजह हो सकती है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है ये बेसिकली किसी भी सदमे के बाद जो है आप लगातार लंबे अरसे के लिए स्ट्रेस के अंदर रहते हैं और उससे निकल ना पाएं, और आपकी लाइफ की फंक्शनैलिटी भी, अगर हम सादा से लफ्ज़ों में कहें तो वो भी डिस्टर्ब हो जाए उससे। तो वहाँ पे आसपास जो सदमे क्रिएट करने वाली सिचुएशंस हैं वो इतनी तेजी से और इतने तसलसल से बन रही हैं कि लोग जो है उसके अंदर किसी न किसी तरीके से उसका शिकार होते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर जरूरी नहीं है कि जो सदमा हुआ है वो आपके ऊपर ही गुजरे तो आप जो है उसकी वजह से बीमार होंगे। बाज़ औक़ात अगर आप रोड के ऊपर चल रहे हैं और आप वहां पे देखते हैं कि काबिज अफवाज ने आके किसी फर्द को मार दिया या अचानक से उसको उठा के ले गए हैं, तो वो फर्द जो वहां से गुजरा है, जिसने बाहर देखा है सारे इवेंट को, वो भी सोचता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी कल यही हो। तो वो भी उस चेन के अंदर चला जाता है, साइकोलॉजिकल चेन के अंदर, जहां पर उन चीजों के बारे में परेशान होना शुरू हो जाता है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है उसके लिए जरूरी है कि बहुत सारे सदमात आपके इर्द गिर्द क्रिएट हो रहे हैं, और वो हो रहे हैं और बहुत तसलसल से क्रिएट हो रहे हैं वादी के अंदर, जहाँ पे लोगों को अचानक से मारा जा रहा है, अचानक से उठाया जा रहा है, अचानक से गायब किया जा रहा है, इंटरनेट पे पाबंदी है, बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर आप कभी देखें जेनेटिकली ये क्या वजह है कि कश्मीरी कौम जो है वो आपको बड़ी मजबूत नज़र आती है। जनरली जिस तरह आपने इशारा किया कि इंसान टूट जाता है, और टूटने के बाद या वो सुसाइड की जानिब जाता है या वो ड्रग्स की जानिब जाता है, इधर हमें लगता है कि वहाँ पे इस तरह के स्टैटिस्टिक्स जो हैं अभी उस तरह नहीं हैं। वो शायद इबादत से स्ट्रेंथ हासिल करते हैं या जेनेटिकली भी डेफिनेटली वो एक, यानी आप उसको एक मजबूत कौम के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल मजबूत कौम के तौर पे देखने का जो हमारे पास बड़ा अच्छी एक रैशनलाइज कर सकते हैं जिस वजह से हम, वो ये लगे कि खौफ जो है ना, कोई भी फर्द जब क्रिएट करता है जी, तो खौफ की भी उसको क्रिएट करने के बाद उसकी एक हद होती है जहाँ तक इंसान डरता है। मतलब साइकोलॉजिकली हमने ऐसी सिचुएशंस देखी हुई हैं जहाँ पे एक फर्द, मैं एक जहाज के अंदर बैठा हुआ था, उस जहाज के अंदर मेरी पहली फ्लाइट थी, जहाज जो है वो टर्बुलेंस के अंदर फंस गया और वो 45 मिनट तक टर्बुलेंस के अंदर रहा और जहाज शदीद टर्बुलेंस में था, ऐसे लग रहा था जहाज अभी गिर गया, अभी गिर गया, अभी गिर गया। मैंने खुद अपनी कानों से आवाजें सुनी लोगों की, अब ये गिर जाए। इससे ज्यादा हम इस बेयकीनी की हालत का सामना नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो खौफ की एक हद है, उस हद के ऊपर जैसे आप क्रॉस करते हैं तो आप कहते हैं कि हम इसको फेस करते हैं, बजाय इसके वर्स्ट क्या होगा हम उसकी तरफ जाते हैं। तो वो जो जुल्म इस हद तक बढ़ चुका है वहां पे कि उस जुल्म ने ही, उस जुल्म के जो इंटेंसिटी है उसे नहीं वहां के लोगों को जोड़ दी है, उनके अंदर रेजिलियंस पैदा होगी, उनको है कि हमने इससे डील करना है, हम करते हैं, हम करेंगे आगे भी। यानी आलमी बरादरी को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? कम से कम उन बच्चों के हवाले से वो जो पैलेट गन्स की हम तस्वीरें देखते हैं, ये तमाम चीज़ों को आलमी बरादरी देख रही होती है और ये तमाम नफसियाती अमराज के स्टेटिस्टिक्स भी उनके पास होते हैं, बल्कि बहुत सारी स्टडीज़ तो वहाँ से जो ऑब्जेक्टिवली की गई हैं उनकी तरफ से की गई हैं। आलमी बरादरी का किरदार क्या होना चाहिए? आलमी बरादरी का किरदार असल में तो ये होना चाहिए कि वो बहुत क्लियर एविडेंसेस मौजूद हैं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली जितने भी प्रेशर के फोरम्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर एक फोरम आपने FATF का लगाया हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर वहाँ पे कुछ हो रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड करते हुए जितने भी फोरम्स हैं वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जाना चाहिए। डिफरेंट ग्रुप्स को प्रेशर देना चाहिए, डेफिनेटली दबाव बढ़ाना चाहिए इंडिया पे। हम अपनी फील्ड के हवाले से बात करते हैं, जिस तरह अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, साइकोलॉजी की बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको डेफिनेटली मेंटल हेल्थ के हवाले से वो जहाँ पे पूरी दुनिया में काम कर रही होती हैं, सुसाइडल आइडेशन पे काम कर रही हैं, मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही होती हैं, तो वो डेफिनेटली कश्मीर के हवाले से भी उनको करना चाहिए कि यहाँ पे जो नफसियाती अमराज बढ़े, अब इस पॉलिटिकल या उन तमाम मामलात से हट के प्योर, यानी मैं कह रहा हूँ कि एक साइकोलॉजिकल जो एक इदारों के तौर पे उनको भी ये काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन उनके पास भी ये इदारे जो हैं सारे के सारे जो हैं ये भी डिफरेंट फंडिंग स्ट्रीम्स के अंदर आ रहे होते हैं और उन फंडिंग स्ट्रीम्स को जो है वो देख रहे होते हैं कि कहाँ से बेहतर हमें चीज़ें मिल सकती हैं, तो वो फिर अपने टॉपिक्स भी सिलेक्ट करते हैं। मुझे लगता है जब आप रिसर्च करते हैं, जब आप किसी जगह पे किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं तो आपको सारे बाइसेस को साइड पर रख देना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है या कैनेडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है या ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, एनी साइकोलॉजिकल बॉडी, उसको देखना चाहिए कि वहां पे क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ है, उसकी साइकोलॉजिकल रिपरकशंस क्या हैं जिनका सामना कर रही है वादी के अंदर लोग सामना कर रहे हैं, और उसके ऊपर पेपर्स आना चाहिए और उन पेपर्स को हाईलाइट भी किया जाना चाहिए। बहुत जबरदस्त बात है और ये बड़ा और ज्यादा ये इफेक्टिव होगा पूरी दुनिया में। बहुत शुक्रिया खुबैब साहब। और नाजरीन, मुझे यकीन है कि खुबैब साहब ने जिस तरह इशारा किया है
کہ فیئر کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. ایک جگہ پہ جا کے انسان کہتا ہے کہ آپ جو کرنا ہے کر لو. کشمیری ویسی ایک بڑی مضبوط قوم ہے, جس طرح کہ میں نے اشارہ کیا ہے کہ نہ وہ ڈرگ کی طرف گئے, نہ وہ سوسائڈل کوئی ہمیں ریٹ زیادہ وہاں پہ نظر آیا. تو ایک عبادت سے بھی یقیناً وہ ایک سٹرینتھ لیتے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی وہ ایک مضبوط قوم ہے, اور وہ اسی مضبوطی کے ساتھ ہماری دعا ہے کہ وہ قائم رہے اور وہ جلد آزاد ہو اور اس آزادی کی جو نعمت ہے اس سے فیض یاب ہو. ایکسپریسو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور اب ہم جس موضوع کی جانب جا رہے ہیں, بلکہ ایسا کہیں کہ جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں, یقینی طور پہ جب ہم اوصاف کی بات کرتے ہیں تو زبانیں تھک جاتی ہیں, الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. ہم خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرنے جا رہے ہیں. اگر اصحاب کی بات کی جائے تو یقینی طور پہ جو رتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور جو قربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو ملی, وہ کسی اور کے نصیب میں ہے ہی نہیں, وہ کسی اور کے حصے میں آئی نہیں. یکتا تھے اپنے اس نصیب کو لے کر, اپنے حصے کو لے کر, اور آج ہم ان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں. اور جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر کرتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے. علامہ عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم صاحب بہت شکریہ ونس اگین. اور میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے ابتدائیے کے لیے بھی جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں. میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے, ان کی شخصیت اور ذات مقدسہ کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے ہی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی شخصیت کا آج کے زمانے کے لیے پڑھا جانا اور سیکھا جانا کتنا ضروری ہے, ہم اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور اہمیت بیان کر دی ہے, اگر ہم تقوی کے اعلیٰ درجہ میں جانا چاہتے ہیں, رشد و ہدایت کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں, جنت میں جانا چاہتے ہیں, تو اللہ کی قسم ابتدائے امت بھی سیدنا صدیق اکبر ہیں اور ابتدائے جنت بھی سیدنا صدیق اکبر ہیں. پوری امتوں کو اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو, اور قرآن پاک میں امت مسلمہ کی جب بات آئی تو 250 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا. 250 مرتبہ 250 مرتبہ قرآن پاک میں تقوی کا ذکر آیا. صدیق اکبر یعنی ساری کائنات سے کہا تم متقی بنو, اور صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا یہ متقی ہیں. قرآن پاک میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ سب سے بڑے اس کائنات کے متقی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سب سے بڑے سخی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ تزکیہ نفس والا یتزکا, قرآن پاک میں ان کا تزکیہ نفس موجود ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, اتنے اخلاص سے مال دینے والا کہ جس اخلاص کا تذکرہ اللہ قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں کہ بدلے کا وہ طلبگار نہیں ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, وہ صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کرتا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ جو رب نے مقام رتبہ اپنے محبوب کے لیے قرآن میں بیان فرمایا, ساری امت سے کہا مجھے راضی کرو, اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب تجھے راضی کرنا ہے, اور محبوب کی باری آئی تو ان کے بارے میں بھی وہی الفاظ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى, کہ اللہ ان کو بھی ایسے راضی کرے گا جیسے اپنے محبوب کو راضی کرے گا. اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَوْ وُزِنَ إِيمَانُ أَبِي بَكْرٍ بِإِيمَانِ الْأُمَّةِ, پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان, تو ان کا ایمان وزنی ہو جائے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا, ما خلا ابا بکرن, ابو بکر کا بدلہ میں نہ دے سکا. یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ, کل قیامت کے دن اللہ خود ہی ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے, اور اللہ جلال میں ہوں گے. اللہ فرمائیں گے کس سے ابتدا کروں, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کا محبوب پیش کریں گے تو اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا. ایک مرتبہ بڑا عجیب واقعہ آپ کی برکت سے مجھے یاد آ گیا. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر سے آگے چل رہے تھے. آپ نے فرمایا ابو دردہ آپ کو نہیں پتا یہ کون شخصیت ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم. حضور نے فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت, سورج جہاں جہاں طلوع ہوتا ہے اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے اس میں سب سے افضل اور خیروں والی جو ہستی ہے اس نمبر 1 پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور یہاں تک حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں, سیدنا صدیق اکبر سامنے کھڑے ہیں, اور کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ, رفع یدہ, اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اس ابو بکر کو اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ,
कल क़यामत में जैसे दुनिया में मेरे साथ इधर इकट्ठे रखा है, जन्नत में भी इसको मेरे साथ इकट्ठे। और इसीलिए आप रज़ी अल्लाह अन्हु को यारे मज़ार भी कहा यारे जाता मज़ार, है। साहिबी फिल गौज़, साहिबी फिल गार, और वहीं से ये मिसाल बनी है, यारे गार हैं। हाँ, हमारी ज़िंदगियों में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं, उनकी जो बरकतें हैं ज़िंदगी की उसको देखते हैं, तो इसका उनका पढ़ा जाना, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि सिद्दीक़ का लक़ब आपको मिला और उससे ये साबित होता है कि अगर अल्लाह के महबूब अपने सबसे प्यारे दोस्त को ये लक़ब दे रहे हैं और दुनिया उनको ये लक़ब दे रही है, तो सदाकत का और सच्चाई का बहुत आला मकाम है हमारे दीन में, और इसके ऊपर हमारा इस्लाम खड़ा है। तो उनकी ज़ात का पढ़ा और समझा जाना आजकल के दौर में कितना अहम है। अगर हम, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि तक़वा, रुश्द व हिदायत, ईमान, ये सारा कुछ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में जाना चाहते हैं, जो कि हर मुसलमान की तमन्ना है, उनकी ज़िंदगी का पढ़ना कि उन्होंने मुबारक ज़िंदगी कैसे गुजारी और अल्लाह ने उनको क्या मुकाम अता फरमाया उन सिफ़ात की वजह से। आप इसे, आज आपकी बरकत से मुझे जुनैद जमशेद मरहूम की बात याद ताज़ा होगी। एक दफ़ा बैठे एक प्रोग्राम कर रहे थे तो मुझे कहने लगे कि खिदमत खल्क़ का इस्लाम में क्या तसव्वुर है, तो मैंने कहा नबूवत का और खिलाफत का हमें तारुफ ही खिदमत खल्क़ से मिलता है। जो अल्फाज अम्मा खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल फरमाए जब पहली वही नाज़िल हुई कि आपके अंदर ये 5 खूबी हैं कि जहां आसमानी आफत आती है सबसे पहले आप पहुंचे होते हैं, हर आने वाले का इकराम आप करते हैं, हर बेसहारा का सहारा आप बनते हैं, रिश्तेदारों को जोड़ते हैं। वही इमरान भाई 5 खूबियां इब्ने दगना सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब हिजरत फरमा के तशरीफ ले जाने लगे तो वही 5 खूबियां, इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल्ब व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ईफ़, ये सारी खूबियां कि सबसे पहले आसमानी आफत में कोई आ जाए तो सबसे पहले मददगार लोगों के आप होते, वही खूबियां जो नबूवत के अंदर अल्लाह ने रखी, अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस यार के अंदर, इस खलीफा के अंदर और इमामुस सहाबा के अंदर अल्लाह ने वही खूबियां रखी। कुछ लोग बजाय इसके, ये सवाल मैं ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि हमारे माशरे की इस्लाह हो, हम बजाय इसके कि असहाबे कराम की शख्सियात से सीखें, क्योंकि हर शख्सियत का जब हम जिक्र करते हैं तो उसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं, उसके ऊपर घंटों बात की जा सकती है, और सभी असहाबे कराम जो है उनका एक अपना अपना दर्जा, अपना मकाम है, और सबका ही आला और अरफा मकाम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम बजाय इसके कि हम उनकी ज़ात से सीखें, हम तकाबली जायज़ा लेना शुरू कर देते हैं, शख्सियात का तकाबुल शुरू कर देते हैं। इससे किस तरह से निकले अलामा, चूंकि हर जो असहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी ज़ात का एक अपना रंग है, उनका एक अपना औरा है, उनसे सीखने का एक अपना तरीक़ाकार है। इससे कैसे निकले हम कि बजाय तकाबुल के हम सीखें उनकी ज़ात को अपनाएं। देखिए, तकाबुल की मैं एक छोटी सी बात करूंगा, उम्मीद है कि जो सिद्क़े दिल से सुनेगा वो तकाबुल से निकल जाएगा। कुरान पाक की आयत है रुहमा बैनहुम, सहाबा की सिफत बयान करते हुए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं रुहमा बैनहुम, के आपस में बड़े ही रहम दिल, आपस में ये जुड़े हुए थे। अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस आयत की तशरीह में फरमाते हैं लिखते हुए कि सहाबा का अल्लाह ने जब बयान कर दिया कि जुड़े हुए थे तो फिर उनका इख्तलाफ था ही एक ही है। ठीक। और अगर हमें कोई इख्तलाफ नजर आ भी रहा है कि किसी मामले, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में भी फरमा दिया कि इख्तलाफ असहाबी लकुम रहमा, मेरे सहाबा अगर आपस में कोई बहस व तकरार या तज़किरा किसी चीज का करें, इख्तलाफ होगा तो वो भी तुम्हारी रहमत है, मामला ही खत्म कर दिया। इख्तलाफ राय के अंदर भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई सबक है। जी। अब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा, अब अहले बैत अतहार को देखें तो वो सहाबा से जुड़े हुए हैं, सहाबा को देखें, अल्लाह की कसम सारी कायनात के आशिकाने मुस्तफ़ा, आशिकाने अहले बैत अतहार वो एक तरफ, और एक अदना से अदना सहाबी जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखता था उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाया करते थे कि ला यजतमी हुब्बी, मेरी मोहब्बत, व बुग़्ज़ु अबी बकरिन व उमर, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फ़ारूक, इनका बुग़्ज़ फ़ी क़ल्बि मोमिन, मोमिन के दिल में ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। जहाँ मेरी मोहब्बत होगी तो इन शेखैन, इन बड़ी हस्तियों की भी मोहब्बत होगी। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने आपकी ज़ात अक़दस से प्यार किया, उसी प्यार की ज़रूरत आज हम सबको है, यानी कि असहाबा की उसी सुन्नत पे अमल करने की हमें ज़रूरत है, और वही उसी अकीदत को आगे लेके जाने की ज़रूरत है ताकि वो मोहब्बत उस सतह तक पहुँचे कि हम इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने लाएं, क्योंकि हम सबको इस्लाम की तरवीज के लिए पैदा किया कि हमारा बुनियादी मकसद ये है कैसे अपने अंदर लेके आएँ कि वो असहाब की जो ज़िंदगी है उसके पहलू हमारे अंदर आना शुरू हो जाएँ और वो प्रैक्टिकली दुनिया को नज़र आए। करबला से बढ़कर ना कायनात में कोई सानहा मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि जिसमें अल्लाह के महबूब के घराने को पकड़ के ना कोई छोटा छोड़ा ना कोई बड़ा छोड़ा,
ابن زیاد سپہ سالار تھا، وہ بعد میں حضرت امام زین العابدین کے پاس شکست کھاتا ہوا ایک دفعہ پہنچتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ جھونپڑی میں پانی مجھے مل جائے گا، پیاس سے مر رہا تھا. تو جو ہی آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ آگے امام زین العابدین بیٹھے ہیں، تو پیچھے ہو گیا کہ ان سے پانی مانگو، جن کا پانی بھی بند کیا، جن کے سب کو شہید بھی کر دیا. تو پیچھے ہوا، پھر مرتا کیا نہ کرتا، ہمت کر کے آگے بڑھا اور کہتا ہے پانی مل سکتا ہے. تو مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کو پانی پیش کیا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ. تو بڑے حیرانگی سے کہنے لگا لگتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو اب تک صبر کر رہے تھے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، موٹے موٹے آنسو نکلے اور فرمایا نادان ظالم میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں جس نے ہمارا نہ کوئی بڑا چھوڑا نہ کوئی چھوٹا چھوڑا. تو کہا یہ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ کہا ایک دفعہ ہم تیرے پاس آئے تھے، جو تیرے خاندان کی ریت تھی تو ویسے پیش ہے، جو ہمارے خاندان کی ریت ہے وہ ہم نبھا رہے ہیں. تو بیسیکلی قربانی سب سے بڑا کریم وہی ہے جو قدرت کے باوجود، عمران بھائی معاف کر دو، اللہ کے محبوب نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ جنت میں میرے اور میرے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے قدموں میں ہوگا، جو امت کو جوڑے گا بھی اور معاف بھی کرے گا، درگزر کا جو بھی معاملہ کرے. علامہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو روکنے کا دل نہیں کرتا. ایسا موضوع شخصیات، ایسی شخصیات کا ذکر ہم بات کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے عشق رسول کی، ان کی شخصیت کے خاص کی اور زہد و تقوی کی، جس کو یقینی طور پہ جس کی پیروی کرنے کے بعد کامیابی ہی کامیابی ہے. اور تمام اصحاب کا ذکر بیچ میں آیا. اس پہ عمل کرنے کے بعد ہی یقینی طور پہ ہم اس کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں. محض بات کرنے سے کچھ ہوگا نہیں. اور ہم نے جیسا کہ میں نے کہا کہ تقابل نہیں کرنا، ہم نے عمل کرنا ہے. کسی بھی شخصیت سے، کسی بھی صحابی کی شخصیت سے ہم نے سیکھنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو ہے ہی مکمل نمونہ، مکمل ضابطہ حیات ہے. اس پہ بات ہوتی رہے گی. دیکھنے کا بہت شکریہ. پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. آج کا روڈ ٹو اسٹریٹ اگر آپ نے دیکھا، ایک سیگمنٹ ہمارا باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہنی جو بہت ضروری ہے. ہمارا یہ فرض بھی ہے، ذمہ داری بھی، کہ ہم ہر سطح پہ جہاں پہ ہو سکتا ہے کشمیریوں کے لیے ان کی اخلاقی سفارتی مدد جاری رکھیں، اور کم از کم چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے آواز ضرور اٹھاتے رہیں. اور اس عزم کے ساتھ کہ کشمیر ایک دن آزاد ہوگا. ہمارا پروگرام اختتام تک پہنچ چکا ہے. بالکل ہم آپ سے اجازت لیں گے، لیکن چونکہ عمران نے مینشن کہ ہمارا ایک سیگمنٹ رہتا ہے جس میں حنا نیازی نے خصوصی نشست رکھی ہے. آپ بے شک کشمیر کی جو سچویشن ہے ایک کشمیری سے بہتر کون بتا سکتا ہے. ڈاکٹر سمینہ جوائن کرنے والی ہے حنا نیازی کو، آپ نے وہ سیگمنٹ دیکھنا ہے اور ہمیں اجازت دینی ہے. انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب منڈے کو لائیو شو میں، اور کل ہمارے بیسٹ آف ہوگا. آپ نے بیسٹ آف ضرور دیکھنا ہے اور فیڈ بیک ضرور دینا ہے. سو ہماری طرف سے اللہ حافظ. اوور ٹو یو حنا. تھینک یو سو مچ عمران اینڈ نرملا. ناظرین، آج 5 فروری کشمیریوں کے ساتھ تجدید عہد وفا کا دن ہے. 5 اگست 2019 سے 5 فروری 2021 تک کشمیریوں سے ان کا حق چھینے تقریباً 550 سے زائد دن ہو گئے ہیں. بھارتی فوج کیا ظلم ڈھا رہی ہے، بربریت کی کیا صورتحال ہے، اور بربریت اور ظلم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے. ہمارے مقبوضہ کشمیر میں جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. وہ کس درد میں ہیں، ان کی تکلیف کا اندازہ یہاں بیٹھ کے میں اس طرح سے نہیں لگا سکتی. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر سمینہ کوثر کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی اپنی فیملی میں مقبوضہ کشمیر میں کسی سے بات ہوتی ہے تو کیا تاثرات ہیں ان کے، کیا سچویشن ہے وہاں پر؟ ہم لوگوں کی جب بھی ان سے بات ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ مسائل تو ہیں بہت، پر یہ ہے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ اوپنلی بات نہیں کر سکتے. یعنی ہم فون پہ ان سے اگر کوئی سیریس مسئلہ ہو، جیسے لاسٹ ایئر میرے کزن کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی جی، تو ہم لوگوں کو وہ بتا نہیں سکے فون پہ کہ کس وجہ سے ڈیتھ ہوئی. تو پھر جب ان کا وزٹ ہوا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ آرمی کی گاڑی نے ان کو ہٹ کیا تھا. بچے تھے 18-19 سال کے، ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور ایک کی ڈیتھ ہو گئی. اس طرح کر کے مثلا یہ صورتحال ہے کہ وہ اوپنلی ان چیزوں کو آپ کے ساتھ فون پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. خوف کی فضا ہر وقت قائم رہتی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کیا ہم یہاں بیٹھ کر ان مظالم کو محسوس کر سکتے ہیں جو وہاں ان ماؤں پر، ان بہنوں پر، ان بیٹیوں پر ڈھائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، جب تک انسانی نیچر ہے کہ فطرت میں شامل ہے کہ جب تک وہ ان چیزوں کو فیس نہیں کرتا یا ان سے گزرتا نہیں، وہ ایسا بات تو کر سکتا ہے کہ ہاں جی بہت بہت تکلیف ہو رہی ہے، بڑا ہمیں دکھ ہے، افسوس ہے، پر وہ اس شدت کو محسوس نہیں کر سکتا. مجھے بتایا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے کزن کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی آرمی کی،
وجہ سے. ایسے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ گھروں کو جلایا گیا ہماری فیملی میں. تو مثلاً یہ چیزیں وہ ہے کہ بتاتے ہوئے کہ مجھے اس وقت بھی محسوس ہو رہا ہے, رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, پر کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بچہ مرا وہ ہمارا تھا. آپ اگر اس کو, میں آپ سے یقیناً آپ کو بھی فیل ہوتا ہوگا, پر جو لوگ اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. اب میرا وزٹ جب کشمیر میں ہوا تو وہاں پہ ایک خوف کی فضا مجھے محسوس ہوئی, کیونکہ ہم لوگ راستہ چکوٹھی گئے. جی ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ کے وزٹ سے ریلیٹڈ سوال کرنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کا پلان بنا وہاں ٹریول کرنے کا, کیا گھر میں سب کے تاثرات تھے, کیا کوئی ریلکٹنٹ تھا, کیونکہ ایک ڈر, ایک خوف تو ہے. اس وقت تو صرف ان سے ملنے کی خوشی تھی کہ لائف میں فرسٹ ٹائم سارا بچپن ہم نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ وہاں پہ ایسے ہے, ہمارے چچا ایسے ہیں, دادو ایسے ہیں, بہن بھائی جو کزن ہیں وہ ایسے ہیں. کبھی فیس ٹو فیس تو ان سے ملے نہیں تھے. تو یہ اپنی شادی کے بعد مجھے جانے کا موقع ملا تو وہ مجھے ایکسائٹمنٹ بہت تھی, جس کی وجہ سے میرے بچوں میں بھی. آپ یہ دیکھیں کہ 1957 میں جب میرے والد صاحب آئے تو 50 سال بعد جب ان کو جانے کا موقع ملا, 2012 میں جب وہ گئے, تو کیونکہ بڑی دفعہ اپلائی کیا تو نہیں آ رہے تھے نا. اچھا. تو جب ان کا کاغذات آئے, انفارم کیا گیا اس بارے میں, تو انہوں نے میرے ساتھ ڈانس کیا, اتنے خوش تھے وہ. اچھا. والد صاحب 50 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا, کیونکہ جب وہ آئے تو تب صرف 14 سال کا ایک بچہ ہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے میرے ساتھ ڈانس کیا, اتنے خوش تھے. میں یونیورسٹی سے جب واپس گئی تو کہتے ہیں میرے مقبوضہ کشمیر کے کاغذات آ گئے, میں اب جاؤں گا اپنے گھر. اب ایک بچے نے بچپن دیکھا, تو جب وہ بڑھاپے میں, اس وقت 70 سال کی ایج تھی میرے والد صاحب کی. اچھا. تو وہ اس وقت وہ دیکھ کے ان کے جذبات میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ وہ رات کو بھی جب یاد کرتے ہوتے تھے نا, تو کشمیری میں والدہ کو موج کہتے ہیں, تو ہائے مجھے اس طرح یاد کرتے ہوتے تھے. تو مجھے آج بھی یاد ہے اس چیز کو نا, فیل جو ہے. تو اسی طرح کچھ دن پہلے میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی, تو وہاں سے کوئی بھی نہیں آ سکا. وہ وہاں سے فون کر کے رو رہے تھے, ہم یہاں سے رو رہے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فیملیز فیس کرتے ہیں. ہماری طرح اور بھی فیملیز ہیں اسے جو سفر کرتے ہیں, نہیں بتا سکتے, پر اللہ پر امید ہے کہ انشاءاللہ حالات میں بہتری آئے گی. وہ جو 5 اگست 2019 کے واقعے کے بعد جو حالات ہو گئے, اب تو بالکل ایک دوسرے سے ملنا, راستے سب, ہر چیز بند ہو گئی بالکل. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ کم از کم انسانیت کے ناطے ان چیزوں کو تھوڑے آسانی کرنی چاہیے, تاکہ لوگ آپس میں مل تو سکیں اپنے عزیز رشتہ داروں سے. بالکل ایسے. اور اس طرح کے جو خوشی میں تو انسان رہ ہی جاتا ہے, اور جو غمی کے اس طرح کے حالات ہوں تو کم از کم ایک رشتہ داری ہوتے ہیں جو ایک دھاڑس بنتے ہیں. بالکل. تو دعا ہے کہ اللہ ان چیزوں کو انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ جب کشمیر, مقبوضہ کشمیر سے آپ کی کوئی فیملی یہاں آئی یا انہوں نے کبھی بھی وزٹ کیا, تو ان کے کیا تاثرات تھے؟ بالکل, یہ تاثرات تو اصل میں جب وہ کشمیر سے آتے ہیں نا, تو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں پاکستان سے محبت کا, تو وہ ہمیں تو ملتے ہیں, پر وہ ان کو پاکستان دیکھنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگ وہاں پہ گئے تو ایک خوف کی فضا مجھے محسوس ہوئی. تو مثلا جب ہم وہاں سے بارڈر ہم نے کراس کیا, حالات ٹھیک نہیں تھے. جب میں تو اللہ کا شکر پڑا کہ میں اس طرف ہوں, پر میں روئی کہ وہ اس طرف جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کا کیا بنے گا, وہ ان کے لیے کیا ہے. ان کے لیے تو یہ خوف کی فضا میں مسلسل رہنا ان کی مجبوری ہے. وہ تو نہیں اپنے گھر بار, اپنے بچے سب چھوڑ کے, ہر کوئی تو نہیں ہجرت کی طرف آ سکتا. تو یہ مسائل, تو وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو وہ پاکستان میں ایک جسے کہتے ہیں سیفٹی کا احساس, ایک تحفظ کا احساس, ایک پرامن وہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو ان کو یہ چیز, مثلا اگر مسجد میں اذان کی آواز ہے تو کوئی اس کے ساتھ اور کوئی مسائل نہیں ہے, تو مذہبی آزادی ہے. وہ پھر
पैदल ही चलते हैं पूरा पाकिस्तान को देखने के शौक में। हम लाहौर में रहते हैं, तो पिछले साल 2018 में वो लोग आए। तो 5 फरवरी का ऐसे ही दिन था। तो उन्होंने, मैंने कहा चलो आज आपको दिखाऊं यौम यकजहती कश्मीर कैसे पाकिस्तान में मनाया जाता है। तो फिर बाजार में जो शॉपकीपर थे, जब उनको पता चलता था तो ऐसे जिसे कहते हैं उनके चेहरे के तासुरात बदल जाते थे। तो वो इतने खुश होते थे कि पाकिस्तान वाले हम लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं। सिर्फ जब कश्मीर से मकबूजा कश्मीर कहते थे तो वो तो उनके चेहरे के तासुरात बदल जाते थे। जिसे कहते हैं ना कि, बल्कि मेरा भतीजा है, उसी वक्त जब उसने देखा कि पाकिस्तानी है तो अपने दोस्त को उधर कश्मीर फ़ोन किया और उसकी बात करवाई कि ये पाकिस्तानी है, इससे बात करो। इतनी वो एक्साइटमेंट लेवल उनका ये था। डॉक्टर साहिबा, 70 से ज़ायद साल हो गए हैं, क्या कश्मीरी माएँ अपने बच्चों को मरने के लिए पैदा कर रही हैं? उनका थॉट प्रोसेस क्या होगा? किस तकलीफ से वो गुजरती होंगी? बात देखें है ना, बात वही है कि 70 साल से ज़्यादा तो अभी आपको लग रहा है ना। हालांकि कश्मीर की ये स्ट्रगल जो है ये तकरीबन 1586 से चल रही है। बिल्कुल, जब से उनकी वो आज़ाद हैसियत को ख़त्म किया गया है। तो ये तो एक अलग से लंबी बहस बन जाती है। पर ये है कि जिस दिन कश्मीरियों ने इस रेजिस्टेंस को, ये आगे एहतजाज जो है, इसको छोड़ दिया तो उसी दिन मसला कश्मीर भी ख़त्म हो जाएगा और कश्मीर भी ख़त्म हो जाएगा। और ये जो आपको तहरीक और लोगों में जो जज्बात नज़र आते हैं, आप अगर वो रात को अगर अपने बच्चे को दफन कर रहे हैं पाकिस्तान के झंडे में, तो सुबह फिर ये नहीं है। अगर आपने देखा हो कि जब ये 5 अगस्त वाला वाक़या हुआ तो उसमें जो श्रीनगर में अगर जुलूस था तो उसमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन ही थी जो आगे थी। जब तक किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे इस तरह के हालात हैं, जब आपके इस्तेसाल किया जा रहा है, आपकी मजहबी, आपकी सियासी, समाजी, हर तरह से आपको तंग किया जा रहा है, तो फिर जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और कश्मीर में जो सूरत हाल मुझे नज़र आई, जो लोग मिले, चाहे अमीर